हम फैट पढ़ रहे थे या फिर आप क्या कह देंगे लिपिड्स यानी कि वसा के बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले देखो हमने क्या देख लिया था कि ये जो वसा है किससे मिलके बनी होती है, एक बार देख लेना, फैटी एसिड। वसा किससे मिलके बनी होती है, फैटी एसिड। और फैटी एसिड्स को आप क्या बोल सकते हैं, वसा अम्ल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वसा अम्ल। इसके साथ हमने क्या लिखा था कि फैटी एसिड और इसके साथ में जब ग्लिसरॉल जुड़ जाता है, ग्लिसरॉल यानी कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, फैट का निर्माण करते हैं, वसा का निर्माण करते हैं। अब आपको याद कैसे करना है, तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र में आपको क्या पढ़ाया था कि ये जो वसा है, ये जो फैट है, फैट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फैट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी वसा एक प्रकार का जटिल कंपाउंड है और इसके डाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, पहले इसको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। पहले क्या किया जाता है, सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। और वो सरल अणु क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देखो इस फैट पे कौन काम करता है, बाइल जूस। और बाइल जूस को आप क्या कह सकते हैं, पित्तरस कह सकते हैं। बाइल जूस को आप क्या कह सकते हैं, पित्तरस कह सकते हैं। ये बाइल जूस क्या करता है, इस फैट को किसमें तोड़ देता है, फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। किसमें तोड़ेगा, फैटी एसिड में तोड़ेगा। और फिर ये फैटी एसिड किसमें तोड़ा जाएगा, ग्लिसरॉल में तोड़ा जाएगा। और इसके बाद इस वसा का पाचन होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फैट की बात करें तो वसा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो पहले इसको फैटी एसिड्स में तोड़ा जाता है और फिर फैटी एसिड किसमें टूटता है, ग्लिसरॉल में टूटता है। और उसके बाद वसा का क्या हो जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वसा को बनाने के लिए एक सरल इकाई फैटी एसिड की जरूरत पड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसकी जरूरत पड़ती है, ग्लिसरॉल की जरूरत पड़ती है। तो जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे फैट यानी कि वसा, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, लिपिड का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद में हमने क्या बात की थी कि सबसे ज्यादा एनर्जी की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रदान करवाता है, किसको हो रही है साउंड प्रॉब्लम, अरे थोड़ी धीरे आ सकती है, और कोई साउंड प्रॉब्लम थोड़ी आ रखी है, बताना जल्दी से, कोई साउंड प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। देखो सामने सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, फैट यानी कि वसा प्रोवाइड करवाता है। और हमने क्या देखा था कि 1 ग्राम जो फैट है, ये चीज मैंने पढ़ा दी थी, 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये सवाल आपको बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो आप कहेंगे वसा से मिलती है, फैट से मिलती है, या फिर लिपिड से मिलती है। और पूछ लिया जाए कि कितनी मिलती है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि 1 ग्राम फैट से 1 ग्राम जो वसा का अणु है उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा। हो सकता है आपको ऑप्शन में 9.2 भी देखने को मिल जाए, तो ये थोड़ा सा एवरेज है, तो आप याद रख लेना 9.3 कैलोरी ऊर्जा हमें किससे मिलती है, वसा से मिलती है। लेकिन यहीं पे हमने किसकी बात की थी, कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो हमने आंसर लिखा था वहां पे 4.3 कैलोरी। एक कार्बोहाइड्रेट का जो अणु है या फिर एक ग्लूकोज का जो अणु है, ये हमें 4.3 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जबकि वसा का एक ही अणु हमें कितनी ऊर्जा प्रोवाइड करवा सकता है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा क्या कर सकता है, प्रोवाइड करवा सकता है, प्रदान कर सकता है। ये बात देखो कर चुके हैं। अब इसके आगे देखें, क्लास लंबी जाएगी अगर मैं बार बार रिवाइज करूंगी तो पढ़ ही लिया था आपने। अब देखो हमारी जो ये वसा है, ये वसा 2 प्रकार की होती है। यहाँ से सवाल अच्छा बनता है, वसा कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ हमारी बॉडी के अंदर हम जो फैट ले रहे हैं वो फैट कितने प्रकार की होती है, वसाएं कितनी प्रकार की होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की वसा कौन सी होगी, सबसे पहली को आप बोलेंगे सैचुरेटेड।
सैचुरेटेड फैट। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैट। और सैचुरेटेड फैट को क्या कहा जाएगा? संतृप्त वसा। आप हिंदी में इसे क्या कह देंगे? सैचुरेटेड फैट या फिर क्या कह देंगे? संतृप्त वसा। और दूसरी जो फैट है, दूसरा जो टाइप है, इसको बोला जाएगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, या फिर आप इसको हिंदी में क्या कह देंगे? असंतृप्त वसा के नाम से भी इसको जाना जाता है। वसा कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई। एक हो गई आपकी सैचुरेटेड फैट और एक कौन सी हो गई? आपकी अनसैचुरेटेड फैट यानी कि असंतृप्त वसा। अब देखो इसके आगे कि आपसे सवाल क्या बनेगा कि सैचुरेटेड फैट का आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी संतृप्त वसा है और निम्न में से कौन सी असंतृप्त वसा है, अनसैचुरेटेड फैट है। देखो कुछ एक बच्चे बोल रहे हैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां। तो थैंक सभी को, धन्यवाद इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। अब आपसे एक ही उम्मीद है मेरी, आज गुरु पूर्णिमा पे आपसे एक उम्मीद लगाती हूँ मैं, ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, बस अपनी जो कोचिंग है उसको बढ़ाना है। और वो तुम कितनी बढ़ा सकते हो वो लास्ट में मैं देखूंगी, इससे पहले मैं नहीं देखने वाली, वो तुम पर डिपेंड करता है। क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों को ही करना है। अब आप शेयर करोगे, कुछ भी करोगे, मैं लास्ट में देखूंगी कि आप लोग हमारी क्लास को कितना लाइक करते हैं, वो ध्यान में लगेगा, उस टाइम हमें पता चलेगा। क्लियर है? चलो उसके पहले मैं बात नहीं करूंगी, मेरा टॉपिक पढ़ाती रहूंगी। देखो ध्यान से, अब देखो सैचुरेटेड फैट क्या होती है, संतृप्त वसा क्या होती है। तो संतृप्त का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई हो जाना। अगर हम किसी चीज के लिए सेटिस्फाई हो जाते तो हम संतृप्त हैं अपनी जगह। हम किसी चीज के लिए सेटिस्फाई नहीं होते तो हम क्या कहेंगे? भाई अनसैचुरेटेड है, अभी हम कैसे हैं? असंतृप्त है। यानी कि आपने केमिस्ट्री के अंदर दो चीजें पढ़ी होगी कि यदि कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आता है, एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, और एक कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब आप बोलोगे कि मैडम यहाँ संतृप्त और असंतृप्त में आप सिंगल, डबल और ट्रिपल कहां से ले आए? भाई रीजन है इसका। रीजन क्या है? ध्यान से देखो, संतृप्त का मतलब क्या है कि भाई सैचुरेटेड हो गया, एक से ही सेटिस्फाई है। ध्यान से सुन लेना, याद रखने का तरीका बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। एक से सेटिस्फाई है, यानी कि मुझे सेटिस्फाई होने के लिए मुझे किसी एक पर्सन या फिर कोई भी, मान लो कि मुझे किसी की जरूरत है, तो देन आई एम सेटिस्फाई। तो किसी भी चीज को सेटिस्फाई होने के लिए, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड को सेटिस्फाई होने के लिए उसे सिंगल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। कौन से बॉन्ड की? सिंगल बॉन्ड की। यानी कि संतृप्त वसाएं वे होती है जिनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड, यानी एकल बंध क्या प्रेजेंट होता है। लेकिन यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इनका लालच बढ़ रहा है। लालच क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनकी संयोजकता पूरी नहीं हो पा रही। तो अब इनको 2 की जरूरत पड़ रही है, इसको कितने की जरूरत पड़ रही है स्थायी होने के लिए? 3 की जरूरत पड़ रही है। तो ये दोनों ही अभी कैसे हैं? अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। यानी आपने क्या कह दिया? ध्यान से सुनो, आपने क्या कह दिया कि संतृप्त वसाएं वो है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। यानी कि वे कार्बनिक कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं हमेशा अपनी जगह सेटिस्फाई होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। भाई मेरे अंदर सेटिस्फाई आ गई, मेरे अंदर संतृप्तता आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ठीक है, और अगर मैं लालच करती रहूंगी तो वो मेरे लिए सेटिस्फिकेशन नहीं है। तो क्यों हो रहा है? मतलब मुझे और चाहिए, और चाहिए मतलब मैं अभी क्या हूँ? असंतृप्त हूँ, अभी अनसेटिस्फाई हूँ। वही बात यहाँ लगेगी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कैसे हो गए? संतृप्त। और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसे हो गए? असंतृप्त हो गए। यानी आपने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया। और आपको पॉइंट क्या ऐड करना है? ध्यान से देखो, पॉइंट ऐड करना है इन वसाओं में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एकल बंध प्रेजेंट होता है। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो सारी वसाएं कैसी होगी? संतृप्त होगी। और अगर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिख रही हूँ, असंतृप्त वसाएं कौन सी होगी? यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो आप क्या बोल दोगे कि यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन और कार्बन के बीच में तो वो वसाएं कैसी होगी? असंतृप्त होगी, यानी कि अनसेटिस्फाई होगी या फिर
सैचुरेटेड होगी। अब ध्यान से सुनो, आप क्या कहोगे भाई, सपोज दैट मैंने आपको एक कटोरे में घी दिया, मतलब घी पकड़ा दिया, एक कटोरे में मैंने आपको जैसे मान लो कि मस्टर्ड ऑयल दे दिया, सरसों का तेल दे दिया। ध्यान से सुनना, एक तरफ, हाँ दिनेशी मैं समझा रही हूँ इस चीज को। देखो एक तरफ मान लो आपको घी दे दिया किसी बर्तन में और एक तरफ आपको जैसे मस्टर्ड ऑयल दे रखा है। अब आप क्या बोलोगे कि मैडम हम इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखने थोड़ी बैठेंगे। भाई सीधी सी बात है, भाई एग्जाम में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देसी घी दे रखा है, वनस्पति घी दे रखा है, फिश ऑयल दे रखा है, मछली की लीवर का तेल दे रखा है, सरसों का तेल दे रखा है, जैतून का तेल दे रखा है, बादाम का तेल दे रखा है। भाई है तो सारी वसाएं, है तो सारी फैट। तो आपका सवाल क्या बनना चाहिए कि मैडम हम वहां एग्जाम में ये कैसे देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हम कैसे बता सकते हैं कि ये संतृप्त वसा है, ये असंतृप्त वसा है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए ध्यान से सुन लो, आपको क्या याद रखना है कि वे वसा, ध्यान से सुनो, वे वसाएं जो हमें जंतुओं से मिलती है। ध्यान से सुन रहे हो, जंतुओं से मिलने वाली सारी की सारी वसा कैसी होती है, सैचुरेटेड। जंतुओं से मिलने वाली सारी की सारी वसाएं फैट कैसी होती है, संतृप्त। फॉर एग्जाम्पल, याद रखने का तरीका बता रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको संतृप्त वसा कैसे याद रखनी, वे वसा जो आप जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे देसी घी। भाई देसी घी आपको पादपों से थोड़ी मिलता है क्या इसी बात। देसी घी किससे मिलता है, हमें जंतुओं से, या तो गाय होगी या भैंस होगी। तो कोई भी जंतु है, उस जंतु से यदि आप फैट प्राप्त कर रहे हैं तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, सैचुरेटेड फैट बोल रहे हैं, सैचुरेटेड वसा बोल रहे हैं, संतृप्त वसा बोल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया, वनस्पति घी। देखो वनस्पति जो घी है, ये वनस्पति घी भी कैसी फैट होती है, सैचुरेटेड फैट है, संतृप्त वसा है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, तीसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कौन सा लिख दिया, तो आप क्या लिखेंगे, जो मांस होता है, मीट, मीट का नाम सुना है, मांस। तो जो मछली का मांस लिख सकते हैं, या फिर मीट कुछ भी लिख सकते हैं, मछली मांस, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं मीट भी लिख सकते हैं। भाई मीट के अंदर जो फैट होती है ना, मीट में, भाई मांस में तो फैट होगी ना, वसा तो होगी, तो वो मछली का मांस हो सकता है या फिर किसी भी जानवर का मांस हो सकता है। जो मीट है उसके अंदर जो फैट है वो भी तो जंतुओं मिल रही है, तो वो भी कैसा हो गया, सैचुरेटेड। और जो देसी घी है आपका, वनस्पति घी है, जो वनस्पति घी है ये भी कैसा हो गया, सैचुरेटेड। तो याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, कैसे याद रखेंगे, वे वसाएं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है सारी की सारी कैसी होती है, सैचुरेटेड फैट होती है, संतृप्त वसाएं होती है। इससे आसान तरीका नहीं है। तो आप जंतुओं से प्राप्त वसाएं क्या बोल सकते हैं मैडम, देसी घी हो सकता है, वनस्पति घी हो सकता है, या फिर जो कोई मीट मांस वगैरह है उसके अंदर कोई फैट परसेंट है तो वो फैट भी कैसी होगी, सैचुरेटेड होगी, संतृप्त वसा होगी। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है हमारा अनसैचुरेटेड फैट का, असंतृप्त वसाओं का। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने जैसे लिख दिया कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, यानी जितने भी ऑयल आएंगे, जितने भी तेल आएंगे ना, सारे के सारे। अब तेल क्यों आएंगे भाई, जो हमें प्रोडक्ट, जो वसा हमें पादपों से प्राप्त होती है, मैं लिख देती हूँ पादपों से प्राप्त वसा, पादपों से प्राप्त वसा, पादपों से जितनी भी फैट प्राप्त होगी सारी की सारी कैसी होगी, अनसैचुरेटेड होगी। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जंतुओं से प्राप्त है सैचुरेटेड, पादपों से प्राप्त है अनसैचुरेटेड। ऑल ऑयल्स, जैसे नारियल तेल लिख दिया आपने, जैसे आपने लिख दिया जैतून का तेल, क्या लिख दिया आपने, जैतून का तेल लिख दिया। इसके बाद में आपने जैसे तीसरा लिख दिया यहाँ पे बादाम ऑयल लिख दिया, बादाम ऑयल, बादाम का तेल लिख दिया। जैसे आपने फिश ऑयल लिख लिया, मछली का जो तेल निकाला जाता है यकृत से, फिश ऑयल हो गया, मछली का तेल हो गया। ये सारे के सारे कैसे हैं, अनसैचुरेटेड फैट है, असंतृप्त वसाएं हैं। इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको याद रखने का। और आसान तरीका आप कैसे याद रखेंगे भाई, जो भी जंतुओं से अगर कोई वसा प्राप्त हो रही है, अगर जंतु से वसा प्राप्त हो रही है, फैट प्राप्त हो रही है, तो उसे आप क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैट कहेंगे। जैसे आपने बोल दिया कि देसी घी हो गया, वनस्पति घी हो गया, मछली का मांस, मीट हो गया, ये सारे हैं। और इसके बाद में अनसैचुरेटेड की बात करें तो आपको माइंड में सेट कर लेना है कि पादप कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड, तो उनसे प्राप्त वसाएं भी कैसी होगी, अनसैचुरेटेड होगी। जैसे आपने क्या बोल दिया, ऑल ऑयल्स, जितने भी तेल हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, जितने भी बने हैं आज तक, बादाम का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया,
इसके बाद में आपका जैतून का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, आपका फिश ऑयल हो गया, और भी अदर जितने भी ऑयल्स हैं, जितने भी तेल हैं, सारे के सारे किसमें आएंगे, अनसेचुरेटेड फैटी यानी कि असंतृप्त वसाओं में आएंगे। हाँ, जो तिलहन होते हैं हमारे, जिनसे अपन मस्टर्ड के जैसे क्या, उनसे भी तो तेल निकाला जाता है, तिलहन से, बता रहे दिनेश जी। तो तिलहन से जो तेल निकाला जा रहा है वो भी कैसा है, अनसेचुरेटेड है, असंतृप्त वसा है। थैंक यू रिंकू जी। तारपीन का तेल हो गया, क्लियर है। हाँ ऑयल, हाँ ब्रह्मोस जी, ऑयल जहां आ जाएगा ना, ऑयल जहां ऑयल आ जाएगा वो अनसेचुरेटेड होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करवाता। फिश ऑयल हम क्या कहते हैं कि मछली का तेल है, मछली तो एक जंतु है, तो ये सेचुरेटेड में आना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है कि मछली का जो मांस है, जो मीट है, वो तो सेचुरेटेड होगी, लेकिन अगर ऑयल आ गया, अगर कहीं भी आपको तेल वर्ड दिख गया, तो वो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। क्लियर है क्या इतना? मुझे जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ, क्लियर है? अरे क्लास को शेयर करो। तुम लोगों को कितना भी बोल दो यार, आज के दिन भी तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा तुम्हारा। ये हमने वसा के बारे में पढ़ लिया है, अब मैं विटामिन से शुरू करने वाली हूँ। क्लियर है? चलो, अब देखो हम शुरू करेंगे विटामिन्स, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विटामिन्स, और आज बहुत अच्छी चीजें आपको मैं सिखा के जाऊंगी, बहुत अच्छी चीजें, ठीक है? बस आप जुड़े रहो मेरे साथ एंड तक। विटामिन्स, अब हम चर्चा करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन से सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलता है, और विटामिन भी कोई एक नहीं है, बहुत ज्यादा विटामिन है, तो उनको याद रख पाना भी मुश्किल है। लेकिन मेरे साथ अगर आप जुड़े रहे लास्ट तक और मेरे साथ रिवाइज करते रहे, तो मैं गारंटी लेती हूँ विटामिन आप कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है इतना? ध्यान से देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि देखो इस विटामिन की खोज किसने की थी, सबसे पहले विटामिन को खोजा किसने था, विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आप आंसर क्या देंगे, होपकिंस। होपकिंस नाम का एक वैज्ञानिक था, होपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने किसको खोजा था, विटामिन को खोजा था। होपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा था, विटामिन को खोजा था। लेकिन यदि नामकरण की बात आ जाती, किसकी बात आ जाती है, नामकरण की, कि इस विटामिन का नामकरण किसने किया था, तो आपका आंसर आना चाहिए फंक। आंसर क्या आना चाहिए, फंक नामक वैज्ञानिक ने। दोनों सवाल क्लियर कर, दोनों सवाल आपको कंफ्यूज करवाएंगे कि विटामिन की खोज किसने की और विटामिन का नामकरण किसने किया। लेकिन आपको डाउट रखना ही नहीं है, अगर विटामिन की खोज पूछे कि डिस्कवरी ऑफ विटामिन पूछे, तो आप बोलेंगे हॉपकिंस ने की थी, और अगर विटामिन का नामकरण पूछे, नोमेनक्लेचर पूछे, तो आप क्या बोलेंगे, फंक ने करी। नामकरण किसने किया था, फंक ने किया था। इसके बाद में देखो, ये जो विटामिन है ये हमें कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवाते, यानी विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते, ये बात मैं पहली क्लास में कर चुकी हूँ। विटामिन कभी हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवाते, तो फिर सवाल बनता है कि फिर विटामिन करता क्या है, या फिर करती क्या है। विटामिन हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं, भाई ऐसे थोड़ी कि गिलास भर के विटामिन पी रहे हैं, कटोरा भर के विटामिन पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। बहुत कम मात्रा में हम हमारी सब्जियों में एग, अंडा खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उन्हीं में हम विटामिन ले रहे हैं, उन्हीं के साथ विटामिन खा रहे हैं। तो विटामिन कभी हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। विटामिन करती क्या है, हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, करती क्या है, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं हैं, इन जैविक अभिक्रियाओं को क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। तो आपसे सवाल बन ही जाए कि बताओ विटामिन का काम क्या होता है, तो आप सीधे बोलेंगे कि हमारी जितनी भी जैविक क्रियाएं, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, उनको अगर रेगुलेट करने का काम करता है, तो वो कौन करता है, विटामिन करती है। ठीक है, रेगुलेट करने का मतलब, जैसे मान लो रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, जैसे मान लो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसके अंदर
जो अपने एग स्पर्म बन रहे हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मतलब जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस है उन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करना या फिर रेगुलेट करने का काम कौन करती है? विटामिन्स करती है। तो चार चीजें क्लियर कर लेना कि विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन का नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था। और भी बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, मैं पहले बता रही हूँ। आपको बुक्स बहुत कंफ्यूज करवाएगी, गुजर जी मेरी सुन लो, आपको बुक बहुत कंफ्यूज करवाएगी, लेकिन मेरी सुन लो। यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ कुछ एग्जाम के तरीके से देख के ही बताया, ठीक है। एनर्जी, कभी भी विटामिन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं, इनका काम होता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस यानी कि जैविक क्रियाओं को रेगुलेट करना, उनको क्या करना? कंट्रोल करना। अब देखो हमारी जो ये विटामिन है, ये विटामिन को दो प्रकार से डिवाइड किया गया। विटामिन भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अगर मैं पहले बात करूं, कुछ विटामिन ऐसी होती है जो फेट सोल्यूबल होती है। फेट सोल्यूबल, फेट सोल्यूबल का मतलब समझ गए होंगे आप, वसा में घुलनशील। ऐसे विटामिन जो किसमें घुल जाए? वसा में घुल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? फेट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। दूसरे टाइप की बात करें तो कुछ विटामिन ऐसी होती है जो कैसी होती है? वाटर सोल्यूबल। कैसी होगी? वाटर सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल मतलब जल में घुलनशील। वाटर सोल्यूबल को आप क्या बोल सकते हैं? जल में घुलनशील, यानी कि वाटर के अंदर ये क्या हो सकती है? घुल सकती है, विलय हो सकती है। यानी विटामिन को भी हमने दो पार्ट में बांट दिया है। कुछ विटामिन ऐसी होगी जो वसा में घुलेंगी और कुछ विटामिन ऐसी होगी जो वाटर सोल्यूबल होगी, जल में घुल सकती है। यानी कि पहला सबसे सिंपल सवाल आपसे यही बनेगा कि निम्न में से कौन सी विटामिन ऐसी है जो जल में घुल सकती है और निम्न में से कौन सी विटामिन ऐसी है जो फेट में घुल सकती है, वसा में घुल सकती है। तो आपको करना क्या है भाई, कुछ एक विटामिन ही है। फेट सोल्यूबल विटामिन की मैं यदि बात करूं तो इसको एडेक से हम याद रखते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एडेक क्या बोल रहे हैं अपन? एडेक बोल रहे हैं। विटामिन ए, डी, ई, के ऐसी विटामिन है जो किसमें सोल्यूबल हो सकती है? फेट सोल्यूबल हो सकती है, वसा में घुल सकती है। अब बच गई कौन सी? आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मैंने बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स है, जैसे विटामिन बी1 है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी3 है, विटामिन बी5 है, विटामिन बी6 है, बी9 है, विटामिन बी7 है, विटामिन बी9 है, विटामिन बी12 है। तो इतनी सारी विटामिन होती है जो किसमें पाई जाती है? बी कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इसके साथ में विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये सारी विटामिन ए, डी, ई के, ये सभी विटामिन फेट में सोल्यूबल होती है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी बी1, बी2, बी3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी, ये सारी की सारी विटामिन किसमें सोल्यूबल होती है? वाटर सोल्यूबल होती है, जल में घुलनशील होती है। इतना क्लियर है क्या? विटामिन की खोज दोबारा देखो, विटामिन की खोज आप अपने आप रिवाइज करेंगे, आप अपने आप रिवाइज करेंगे। महेश कुमार जी विटामिन एच बायोटीन को ही बोलते हैं और वो बायोटीन नाम है विटामिन B7 का। किसका नाम है? विटामिन बी7 का। तो विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। और विटामिन का नामकरण किसने किया? फंक ने किया। विटामिन कभी हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवाती? क्योंकि इनका काम होता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करना। जो हमारा बायोलॉजिकल रिएक्शन, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रही है उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? विटामिन कर रही होती है। उनको रेगुलेट कौन कर रहा होता है? विटामिन कर रही होती है, ठीक है। अगर आप विटामिन के प्रकार पूछे तो आप क्या कहोगे? विटामिन दो प्रकार की होगी, एक फेट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। जो फेट में घुल जाए उसको फेट सोल्यूबल कहेंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जो वसा में घुल जाए, जल में घुल जाए उसको वाटर सोल्यूबल, बी कॉम्प्लेक्स और इसके साथ में विटामिन सी। ये सभी हो गया। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से ले लो, मैं इसको मिटा रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। ब्रह्मोसी सही चल रहा है वीडियो, तो आप ही रिफ्रेश करो इसको, और क्या दिक्कत नहीं आ रही है।
दिनेश जी बता रहे हैं कि विटामिन की कमी होने पर हम बीमार क्यों हो जाते हैं। बिल्कुल बताएंगे, डेफिशिएंसी से होने वाले सारे रोग हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? ओके चलो, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके सोर्स याद होने चाहिए, इनकी कमी से होने वाले रोग याद होने चाहिए, इनका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम भी आपको याद होना चाहिए। इतने सारे 3-4 सवाल हैं जो रेगुलर आपसे बनेंगे। चलो सबसे पहली जो विटामिन मैं लिख रही हूं आपके सामने वो होगी आपकी विटामिन ए या फिर विटामिन ए जिसे कहेंगे। इसके हमें 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा केमिकल नेम। और केमिकल नेम को आप क्या कहेंगे? रासायनिक नाम। केमिकल नेम के बाद में आपको दूसरा पॉइंट पढ़ना है इसके सोर्स, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, कहां कहां विटामिन ए हमें प्राप्त हो सकती है। और तीसरा आपको पढ़ना है डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि कमी से होने वाले रोग। डीडी का मतलब आप समझ जाएंगे कि डेफिशिएंसी डिजीज की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, यदि मैं विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करूं, केमिकल नेम की बात करूं, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? हम विटामिन ए को कहते हैं रेटिनोल। किस नाम से जाना जाता है? रेटिनोल के नाम से जाना जाता है। सवाल बन जाता है कि रेटिनोल कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है? तो आप किसे कहेंगे? विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनोल कहा जाता है। अब यदि हम इसके स्रोत की बात करें कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मैडम कभी सोर्सेस से सवाल बनते हैं क्या? बनते हैं भाई। आपके जो स्रोत हैं इनके उनसे ज्यादा नहीं बनते, लेकिन रेयर केसेस में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आपको भी याद रखना है। ठीक है, तो सामने देखो कि स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला आपको पता है कि विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है, मैं आपको डेली रूटीन से जोड़ के बता रही हूँ। विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? हमारी आंखों के लिए। हमारी आंखें हेल्दी होनी चाहिए, और हमारी आंखें हेल्दी हो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें गाजर खानी चाहिए। हमें क्या खानी चाहिए? गाजर। यानी विटामिन ए किसमें पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है। इसके अलावा, गाजर के अलावा हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए? हरी सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियां यानी कि ग्रीन वेज। हमें गाजर खानी चाहिए। हमें सारे की सारे जो वेज वाले पदार्थ है, हमारे जो ग्रीन वेज है, जो हरी सब्जियां जिसमें पालक वगैरह हो गया, आप गाजर के साथ में क्या लिख सकते हो? पालक भी लिख सकते हो। इसके साथ में जो मूली होती है, रेडिश मूली में भी विटामिन ए की उपस्थिति देखी जाती है। और इसके साथ में जो लीवर होता है, फिश लीवर यानी कि यकृत का जो तेल होता है, उसमें भी विटामिन ए की उपस्थिति देखी जाती है। तो यदि विटामिन ए देखा जाए कि विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपका माइंड काम करना चाहिए कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि हमें गाजर का जूस पीना चाहिए, हमें हरी सब्जियां जो पालक वगैरह है, जो आप बथुआ खाते हैं, बथुआ सबने सुना होगा, बथुआ भी क्या है? आपका विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि ग्रीन वेज में आता है। इसके अलावा जो भी ग्रीन वेज की जितनी भी सब्जियां हैं, वो सारी सब्जियां ऐसी है जिसमें किसकी उपस्थिति देखी जाती है? विटामिन ए की उपस्थिति देखी जाती है। और इसके साथ में जो लीवर वगैरह है, यकृत का तेल है, यहाँ भी किसकी उपस्थिति देखी जाती है? विटामिन ए की उपस्थिति देखी जाती है। तो ये मुख्य स्रोत है जो आपको याद रखनी है विटामिन ए के। और अगर विटामिन ए की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसे अपन कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग कहा जाता है। रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी रोग के नाम से जाना जाता है। और नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि अंधेरे के अंदर, अब अंधेरा मतलब ये नहीं कि आपने लाइट ऑफ कर दी और फिर बोलो कि अब देख के दिखाओ और दिख नहीं रहा तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, ऐसी बात नहीं है। कि जब मान लो इवनिंग का टाइम हो रहा है, 5-6 बजे हुए हैं, 7 बजे हुए हैं, तो उस इवनिंग के टाइम पर क्या हो रहा है कि कोई दिखाई नहीं देता, कोई चीज आपको दिख नहीं रहे, तो उसका मतलब है कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। और नाइट ब्लाइंडनेस का कारण क्या हो सकता है? विटामिन ए की क्या हो सकती है? वहां पे कमी हो सकती है। विटामिन ए की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। क्लियर है इतना? जीरोफ्थेल्मिया और विटामिन ए की कमी से होने वाला नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एक विटामिन हमारे
कंप्लीट हो चुकी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा तो आप रेटिनोल बताएंगे, स्रोत पूछेगा तो आप गाजर, हरी सब्जियां, पालक, मूली, लीवर, ये सब इसके क्या हो गए, स्रोत हो गए। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग, यानी कि जब हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे चले। ओके, अब देखो एक विटामिन बात कर ली हमने, अब हम दूसरी विटामिन पढ़ेंगे और इसी तरीके से पढ़ेंगे। उसका केमिकल नेम लिखेंगे, उसके स्रोत लिखेंगे। स्रोत, इधर पहला क्या था, केमिकल नेम। यहां हम अब की बार विटामिन लिखेंगे डी, विटामिन डी। एडक पढ़ रहे हैं अपन, ए डी ई के, तो अब क्या लिखेंगे, विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरोल। आपको रासायनिक नाम देखो याद रखने ही पड़ेंगे, रट्टे मारने पड़ेंगे। रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर हम बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करेंगे 2-4 बार तो आपको ऑब्वियसली याद हो ही जाएगा। तो विटामिन डी को हम क्या कह रहे हैं, रासायनिक नाम पे कैल्सीफेरोल कह रहे हैं। अब आपसे यदि विटामिन डी का रासायनिक नाम मैंने लिख दिया कैल्सीफेरोल, अगर इसके स्रोत पूछ लिए जाए कि विटामिन डी के सोर्सेस क्या होते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप क्या बोलते हो, आपके दिमाग में पता है क्या सवाल आता है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत है। लेकिन अपना डाउट क्लियर कर लो, ये जो विटामिन डी है ये हमें उन पदार्थों से मिलती है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। इसके नाम से हो, नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। यानी कि ऐसी चीजें जो किसको रखती है, ऐसी चीजें जो किसको रखती है, कैल्शियम को रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल। अब कैल्शियम किस किस में पाया जाता है, स्रोत याद करने का तरीका बता रही हूँ। कैल्शियम किस किस में पाया जाता है, मिल्क, दूध में। आप सबको पता है कि हमारे दूध के अंदर किसकी उपस्थिति होती है, कैल्शियम की उपस्थिति होती है। इसके अलावा जो एग है, जो अंडा है, अगर हम अंडा खा रहे हैं इसका मतलब अंडे में क्या पाया जा रहा है, कैल्शियम। यानी कि अगर मिल्क और एग की बात करें तो दोनों के अंदर किसकी उपस्थिति देखी जाती है, विटामिन डी की उपस्थिति देखी जाती है। इसके साथ अगर इसके और स्रोत की बात करें तो आपका बनाना, केला। अब ये मत बोलना मैडम आप क्या बात कर रहे हो, स्टार लगा देना। केले के अंदर जो विटामिन पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, विटामिन डी। केले के अंदर जो विटामिन पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, विटामिन डी पाई जाती है। क्लियर है? उसके बाद में अगर और कोई सोर्सेस आपसे पूछा जाए कि और क्या स्रोत इसका हो सकता है, तो अगले स्रोत आप सारे बोल सकते हो नॉन वेज। नॉन वेज समझ गए होंगे कि जो नॉन वेज में आते हैं, जितने भी हम मांस वगैरह, मीट वगैरह खाते हैं, उन सब के अंदर किसकी उपस्थिति देखी जाती है, विटामिन डी की उपस्थिति देखी जाती है। तो ध्यान रखो कि विटामिन डी के स्रोत की बात करें तो आप कैसे याद रखोगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। यानी कि ऐसे स्रोत, ऐसे सोर्सेज जिसमें विटामिन डी की उपस्थिति हो सकती है, जिसमें कैल्शियम पाया जा रहा है। कैल्शियम मतलब मिल्क, दूध। अंडे में भी क्या होता है, कैल्शियम। केले का आपको याद रखना है, केले में भी क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। और जितने भी नॉनवेज हैं, जितने भी नॉनवेज है, मांस, मीट वगैरह है, उन सब के अंदर भी किसकी उपस्थिति देखी जाती है, विटामिन डी की उपस्थिति देखी जाती है। इसके बाद में एक चीज आप नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिखेंगे कि विटामिन डी को, नोट लगा के क्या लिखेंगे, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। बहुत बार सवाल आया हुआ है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जा सकता है, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे हार्मोन कह सकते हैं। आपका आंसर आना चाहिए कि विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जा सकता है। क्लियर है क्या? सवाल क्या बनेगा कि कौन सी विटामिन को हार्मोन कह सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, विटामिन डी को हम हार्मोन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं हार्मोन, इसका कारण सुनना। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि वो सभी चीजें जो हमें मदर से मिलती है, बाई बर्थ मिलती है, जो हमें जन्म से मिलती है, जो मम्मी से मिलती है, जो मदर से मिल रही है, बर्थ के टाइम से हमें मिल रही है, वो सारी की सारी चीजें आप हार्मोन्स बोल सकते हो। तो ये विटामिन डी है, ये हमें दूध से मिल रही है, तो हमें बाई बर्थ मिल रही है, हमें जन्म से ही मिल रही है, तो हम इसे एक हार्मोन के नाम से भी जाने सकते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो
इसके बाद में अगर इसके कमी से रोगों की बात करें तो पहला रोग होता है रिकेट्स, और ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। पहला रोग कौन सा होता है? रिकेट्स, हड्डियों में पढ़ा चुकी हूँ। और दूसरा रोग कौन सा होता है? ओस्टियोमलेशिया। दूसरा कौन सा होगा? ओस्टियोमलेशिया। एक हो गया रिकेट्स और दूसरा कौन सा हो गया? ओस्टियोमलेशिया। आप बोलोगे मैडम इसमें क्या होता है? तो देख लेना, रिकेट्स रोग के अंदर, ये रोग किसमें होता है? बच्चों में। रिकेट्स किस होगा? बच्चों में। और ओस्टियोमलेशिया किसमें होगा? वयस्क में। और दोनों ही रोग में क्या हो जाता है? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं? रिकेट्स या फिर ओस्टियोमलेशिया। दोनों के सिम्टम्स समान हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिकेट्स बच्चों में होता है जबकि ओस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है, और दोनों के अंदर ही हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ये हमारी थी विटामिन डी। अब एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सारी। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। प्रकाश पांडे जी बोल रहे थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू राजेंद्र जी। आप अपना काम, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अपना काम क्या करना है तुम्हें? स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, क्लास को शेयर करना है, और लास्ट में मैं देखूंगी तुम कहां तक पहुंचाते हो। भाई गुरु दक्षिणा दी जाती है ना, आज तुम क्या देते हो? एक ही मांगी है मैंने आपसे, वॉचिंग बढ़ाने के लिए। चलो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। स्रोत पूछे तो कैल्शियम वाले स्रोत, जैसे दूध हो गया, जैसे अंडा हो गया, जैसे केला हो गया, जैसे नॉनवेज हो गया, ये सारे क्या होंगे? विटामिन डी के स्रोत होंगे। नोट लगा के आपने क्या लिखा है कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमें बाई बर्थ मिलती है। इसके बाद में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? एक रोग है जिसका नाम रिकेट्स, और दूसरा नाम क्या है? ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स रोग किस होता है? बच्चों में। ओस्टियोमलेशिया किसमें होता है? वयस्क में। और दोनों के ही लक्षण क्या है? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, यानी बोन्स वीक हो जाएगी या फिर भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। अच्छा, धूप से नहीं मिलती क्या? हाँ, ये डाउट क्लियर कर देती हूँ मैं, सॉरी भूल गई। धूप से नहीं होती क्या? कई क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे लिखवा देते हैं कि विटामिन डी किससे मिलती है? हमें सनलाइट से भी मिलती है, हमें सूर्य से भी मिलती है। अपना डाउट क्लियर कर लेना। विटामिन डी क्या होती है? हमारी स्किन सेल्स में बनती है, हमारी त्वचा के अंदर बनती है। और विटामिन डी जब स्किन में बन रही होती है तो उसको स्टिमुलेट करता है सनलाइट। सनलाइट विटामिन डी प्राप्त नहीं होती सनलाइट से, सनलाइट तो एक्टिवेट करता है विटामिन डी को बनने के लिए। तो आपको ये नहीं बोलना कभी कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है, बिल्कुल गलत बात है ये। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलती। विटामिन डी अगर सूर्य के प्रकाश से मिलती तो हमें ये सब खाने पीने की जरूरत ही नहीं होती। फिर तो विटामिन डी की ऑटोमेटिकली थोड़ी रोजाना 1 घंटे धूप में खड़े हो लेते विटामिन डी की, लेकिन होना भी चाहिए, क्योंकि केवल उसको एक्टिवेट तो करेगा। तो विटामिन डी का काम क्या है कि विटामिन डी हमारी स्किन की उन सेल्स को एक्टिवेट करती है जो विटामिन डी बना सकती है। क्लियर है? अब देखो आगे, ये हो गई हमारी विटामिन डी। तो हमने 2 विटामिन पढ़ ली है, एक विटामिन ए पढ़ ली है, एक विटामिन डी पढ़ ली है। अब हम किसकी बात करेंगे? तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे यहाँ पे विटामिन ई, और इम्पोर्टेंट है, आपकी हेडिंग होनी चाहिए अब की बार विटामिन ई। सॉरी मैंने मिटा दिया फिर से। ये हो गया केमिकल नेम, समझ जाओगे केमिकल नेम। फिर हम क्या लिखेंगे? इसके सोर्स लिखेंगे, स्रोत लिखेंगे, और सोर्स के बाद में आप क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी डिजीज लिखेंगे। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। अब देखो विटामिन ई के रासायनिक नाम की बात करें तो आपको रासायनिक नाम बताना है टैकोफेरोल। रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का? टैकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको टैकोफेरोल के नाम से जाना जा सकता है। अब अगर इसके स्रोत पूछिए
कि विटामिन ई के स्रोत क्या है। तो सबसे पहले तो देखो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन या फिर सौंदर्य विटामिन आपसे पूछे तो आप किसे कहेंगे, विटामिन ई को कहेंगे। सब जानते होंगे इसे तो अच्छे से, विटामिन ई वाले कैप्सूल खाते होंगे कई लोग तो, ठीक है। विटामिन ई का क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन यानी सौंदर्य विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई, हमारी बॉडी की जो ब्यूटी होती है ना, जो सुंदरता होती है, उसको बढ़ाने का काम करता है कौन, विटामिन ई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। अब देखो ब्यूटी विटामिन कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस में पाई जाती है, तो आपको इतना याद रखना है भाई, जो वाटर वाले फल होते हैं ना, जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है, उसमें पाई जाती है विटामिन ई। जैसे मैंने लिखा तरबूज, जो तरबूज है उसमें क्या पाई जा रही है, विटामिन ई पाई जा रही है। मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे खरबूजा, आपने सबने सुना है, इसमें भी क्या पाई जा रही है, विटामिन ई पाई जा रही है। इसके अलावा जो ककड़ी होती है, ककड़ी तो आप जानते होंगे, जो ककड़ी वगैरह होती है अलग अलग टाइप की होती है, जिसे आप खीरा भी बोलते हैं, सब्जी वाली ककड़ी भी बोलते हैं। तो ऐसी सारी जो ककड़ी वगैरह आती है उनमें भी क्या होती है, विटामिन ई। इसके अलावा जो हमारी ग्रीन वेज हो सकती है, हमारी ग्रीन वेज यानी कि और भी हरी सब्जियां हो सकती है जिसमें किसकी उपस्थिति देखी जाती है, विटामिन ई की उपस्थिति देखी जाती है। तो देखो स्रोत रटने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, स्रोत हमें रटने पड़ेंगे नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्रोत ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये विटामिन ई हो सकती है। तो विटामिन ई के लिए आप क्या कहेंगे कि जितने भी जो वाटर वाले, जैसे वाटरमेलन वगैरह है, वाटर वाले जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर उपस्थिति, या फिर ग्रीन वेज है, हरी सब्जियां हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी वगैरह हो गई, इन सब के अंदर क्या देखी जाती है, विटामिन ई देखी जाती है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन ई की कमी हो गई, तो इसकी कमी से क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इसकी कमी से क्या होता है, बुढ़ापा जल्दी आता है, बुढ़ापा जल्दी आता है, बुढ़ापा जल्दी आता है अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो। यानी बुढ़ापा जल्दी आने का मतलब कई बार नहीं होता क्या, कई बार ऐसे होता है कि एज बहुत कम है और वो क्या लगता है, थोड़ा सा देखने में हमें ऐसे लगता है जैसे बड़ा हो गया, जैसे बाल वगैरह वाइट हो जाते हैं, या फिर स्किन में शाइनिंग नहीं होती और ऐसे डल स्किन सी लगती है, कि जैसे मान लो कि झुर्रियां वगैरह पहले ही पड़ने लग जाती है, तो ऐसे लगता है कि ओवर एज हो चुका है, उसकी एज बहुत ज्यादा, जबकि एज उसकी एक्चुअल में क्या है, कम है। तो उम्र से पहले ही बुढ़ापा आना यानी कि किसकी कमी हो रही है, विटामिन ई की कमी हो रही है, तो ध्यान से सुन लेना। इसके बाद में इसका दूसरा जो इफेक्ट हो सकता है बॉडी पे, वो क्या हो सकता है, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। और जनन क्षमता में कमी हो गई तो जनन क्षमता में कमी को आप क्या बोल सकते हैं, इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, बंध्यता, बंध्यता, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, इनफर्टिलिटी भी इसको कहा जा सकता है। यानी विटामिन ई की कमी हो गई तो एग और जो स्पर्म है वो मैच्योर नहीं हो पाते, परिपक्व नहीं हो पाते, तो इस वजह से वो काम के नहीं रहते, तो इसीलिए हमारी जो रिप्रोडक्टिविटी होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, उसे हम इनफर्टिलिटी या फिर क्या कह सकते हैं, बंध्यता भी इसको कहा जा सकता है। हाँ, पाइनएप्पल में भी देखने को मिलता है, पाइनएप्पल में भी होता है, आपके ऑरेंज में फोलिक एसिड होता है, विटामिन B9 होता है, बांझपन आ जाता है। क्लियर है क्या इतना? ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, विटामिन ई के बारे में पढ़ा है। ध्यान से देखो, विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन भी कह सकते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जा सकता है। इसका जो केमिकल नेम है ये क्या होता है, टैकोफेरोल होता है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, सोर्स आपको याद रखने हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, या फिर ग्रीन वेजेस हो गई, अदर भी फ्रूट्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन ई देखने को मिलती है। कमी से क्या क्या हो सकता है, बुढ़ापा जल्दी आता है, और जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी, जैसे इनफर्टिलिटी, या फिर क्या बोल सकते हैं, जनन क्षमता में कमी, बंध्यता के नाम से भी जाना जा सकता है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से। अब हम बात करेंगे विटामिन के की, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अरे बाल झड़ने का कारण, सतीश जी, बाल झड़ने का कारण देखो विटामिन ई नहीं होती, बाल झड़ने का कारण आपकी आती है विटामिन B5, विटामिन B5 पेंटाथेलिक। आपको पता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सपोज दैट, ये तो हमारा क्या घरेलू नुस्खा है
यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं कि विटामिन बाल झड़ रहे हैं तो विटामिन ई लगानी चाहिए, वो लगानी चाहिए, जो भी बोलते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे कि हमारी हेयर फॉल हो रहा है या फिर बाल सफेद हो रहे हैं, तो वो आपको पेंटाथेलिक कैप्सूल देगा। पेंटाथेलिक कैप्सूल आप देख लेना, पेंटाथेलिक कैप्सूल। और वो जो पेंटाथेलिक कैप्सूल है ना, वो विटामिन B5 के होते हैं, कभी विटामिन ई के कैप्सूल वो डॉक्टर आपको नहीं देगा। हाँ, विटामिन बी पूरा बताएंगे, क्लियर है। मेंजिफेरा इंडिका आम का नाम है, रासायनिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका आम का। चलो ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। तुम लोग क्लास को शेयर नहीं करते यार, कैसे बोलूं मैं तुमको। और वॉचिंग 200 है, लाइक आ रखे हैं 12-13, तुम लाइक भी नहीं करते। हाँ लिखेंगे अभी, पेंटाथेलिक, पेंटाथेलिक बोल सकते हैं हम। इसके बाद में देखो, आपने विटामिन ए पढ़ ली, विटामिन डी पढ़ ली, विटामिन ई पढ़ ली। अब आप क्या बोलोगे, विटामिन के। हम किसको पढ़ेंगे, अभी हम विटामिन के को पढ़ेंगे, हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। और विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं विटामिन के रासायनिक नाम की बात करूं कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो आप कहोगे मैडम इसका केमिकल नेम फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन। देखो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि नाम कुछ ऐसे ही आते हैं, लेकिन आपको इनको याद करने पड़ेंगे। विटामिन के का केमिकल नेम पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, फिलोक्विनोन कहेंगे। अगर इसके सोर्स पूछा जाए कि विटामिन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो विटामिन के हमारी खुद की बॉडी में भी बनती है। हमारी बॉडी भी, यानी कि ह्यूमन बॉडी भी किसको बनाती है, विटामिन के को बनाती है। इसके अलावा इसके स्रोत देख लिए जाए तो विटामिन के स्रोत में सबसे पहले आप लिख सकते हैं नॉन वेज। भाई जितने भी नॉन वेज है, मांस वाली चीजें हैं, उसमें क्या देखा जाएगा, विटामिन के। जो लीवर है, जो हमारा यकृत है, लीवर ऑयल आप लिख सकते हैं, जो लीवर का तेल है उसमें भी क्या देखी जाती है, विटामिन के देखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने मशरूम का नाम सुना होगा, मशरूम जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, मशरूम है, इसमें भी किसकी उपस्थिति देखी जाती है, विटामिन के की उपस्थिति देखी जाती है। सोर्स आपको कैसे याद रखने, भाई विटामिन के हमारी खुद की बॉडी में बन रही है तो लीवर ऑयल के अंदर उपस्थिति होगी। इसके अलावा जो नॉन वेज होते हैं उसमें भी किसकी उपस्थिति होती है, विटामिन के की। देखो फ्रूट्स में, सब्जियों में, इनमें विटामिन के नहीं पाया जाता, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन के की क्या होगी, कमी होगी, तो इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती। और ये इंपॉर्टेंट सवाल बहुत बार बनता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। और ब्लड क्लोटिंग का मतलब आप कह सकते हैं कि रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। जब मैंने ब्लड में ब्लड क्लोटिंग पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने बताया था रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक कारक फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, कैल्शियम आयन और विटामिन के। और अगर इनमें से किसी एक भी कंपाउंड की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता, या फिर बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम पूछेगा तो आप फिलोक्विनोन बता देंगे, और इसके सोर्सेज पूछेगा तो आप क्या कह देंगे, नॉन वेज हो गया, लीवर ऑयल हो गया, मशरूम हो गया। और डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये हो गई हमारी विटामिन के। विटामिन के क्लियर है। हीमोफीलिया नहीं होता, हीमोफीलिया तो आपका जो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन 9 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है ना, वो गायब हो जाएगा, तब होगा ओम सिंह भट्टी जी। हम ये नहीं कह सकते कि विटामिन के की कमी होगी तो हीमोफीलिया रोग हो गया, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया नहीं होता। चलो ठीक है, ये हमारी सारी की सारी फेट सोल्यूबल विटामिन हो गई, यानी वसा में घुलनशील सारी विटामिन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी है कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, उनके सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जीवाणु वाला रवि जी विटामिन B12 आएगी। अब देखो हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन, यानी वाटर सोल्यूबल की हम बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन,
वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे यहाँ पे विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन बी 1 को। हम किसको पढ़ेंगे? विटामिन बी 1 को। सबसे पहले तो विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होना चाहिए, इसके सोर्स क्या होने चाहिए, और इसके साथ इसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो अगर मैं केमिकल नेम की बात करूं तो बी 1 का केमिकल नेम आप बताएंगे थाइमीन। विटामिन बी 1 को क्या कहा जाता है? थाइमीन के नाम से विटामिन बी 1 को जाना जाता है। अगर आपसे स्रोत पूछे जाए कि विटामिन बी 1 के स्रोत क्या हैं, तो आपको रटने नहीं, आपको ऐसे याद रखने हैं कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल तरीका बता रही हूँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, वो सबसे ज्यादा देखा जाता है माल्ट में, और माल्ट का मतलब बीज, माल्ट का मतलब क्या होता है? बीज। बीज जैसे यहाँ पे क्या हो गया आपका राइस, आपका चावल। पूछ लिया जाए कि चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे? विटामिन बी 1 या फिर थाइमिन। आपको जैसे पूछ लिया जाए गेहूं, गेहूं में भी कौन सी होती है? विटामिन बी 1। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? पल्स या फिर दालें लिख सकते हैं, दालों में भी कौन सी विटामिन होती है? बी 1 होती है। इसके अलावा जो आपका मूंग मोट आपने सुना होगा, मूंग मोट जो आते हैं, इनके अंदर भी कौन सी विटामिन होती है? विटामिन बी 1 होती है। तो सोर्सेस पूछे तो आपको ये याद रखना है कि जो माल्ट वाले हैं, यानी जो बीज हम खाते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स। आप क्या लिख सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, यानी जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अखरोट, बादाम वगैरह, जितने भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, काजू, किशमिश, इन ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी किसकी उपस्थिति देखी जाती है? विटामिन बी 1 की उपस्थिति देखी जाती है, ठीक है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या हो गया? थाइमिन हो गया। सोर्सेस पूछे तो आपको क्या याद रखना है? माल्ट, जितने भी बीज है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, जैसे राइस हो गया, जैसे गेहूं हो गया, जैसे हमारी दालें, जितनी भी दालें हैं वो हो गई, जैसे मूंग मोठ आ गए, ये सारे के सारे ऐसे बीज हैं जिसमें किसकी उपस्थिति होती है? विटामिन बी 1 की उपस्थिति होती है। अब विटामिन बी की डेफिशिएंसी से आप सबने सुन रखा है, विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी। अब मुझे जल्दी से, आज मैंने आपसे एक भी सवाल का आंसर नहीं पूछा है आज की क्लास में। क्यों नहीं पूछा? आप समझ गए होंगे मेरी बात को। स्टार्टिंग में मैं एक बात बोल दी थी मैंने, आपको वो काम करना है, आज मैं पढ़ाती रहूंगी। तो विटामिन बी 1 की कमी से जो रोग हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी। अब मुझे लास्ट में आप आंसर देंगे कि ये बेरी बेरी रोग होता कौन सा है, या फिर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ बेरी बेरी रोग में हमारा कौन सा सिस्टम इफेक्टिव होता है, हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा तंत्र है जो बेरी बेरी रोग के अंदर इफेक्टिव हो जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। वंदना चौधरी जी बता रहे तंत्री का तंत्र, सुनील जी बता रहे हैं गला, कोई स्मॉल इंटेस्टाइन बता रहा है। आज तो आप ही बताओ चौधरी पूजा जी, क्या बात है, पढ़ के नहीं आएगा? ओम सिंह भाटी जी बता रहे नर्वस सिस्टम, कोई मस्कुलर सिस्टम बता रहा है, बॉडी पर धब्बे बन जाते हैं। अच्छा ये बात है क्या राठौड़ जी? अंकित कुमार जी बता रहे हैं रतौंदी। रतौंदी कहाँ आ गया यार, तुम कहाँ आ जाते हो रतौंदी लेके बीच में? कुछ एक बच्चे सही जा रहे हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सही जा रहे हैं। आज की क्लास का ये पहला सवाल पूछा है मैंने आपसे, नहीं तो आपको खुद को पता है कि 4-5 सवाल तो हो ही जाते हैं। दो अपने अपने आंसर, अपना अपना मत दो, पहले मैं देख रही हूँ सबके आंसर। नर्वस सिस्टम, कुलदीप जी बता रहे हैं डाइजेशन सिस्टम, सुनील जी पता नहीं रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कर क्या रहे हैं। चलो ठीक है, सामने देखो, कटली आंखें, ये क्या होता है रे? बेरी बेरी रोग क्या होता है? सबसे पहले इस चीज को समझो। देखो बेरी बेरी रोग में हो क्या जाता है कि हमारी जो मसल्स है, हमारी जो मांसपेशियां हैं,
क्या पढ़ा रही हूं मैं? हमारी जो मसल्स है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इनमें संकुचन नहीं हो पाता, मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकती, संकुचन नहीं कर सकती। यदि किसी व्यक्ति में बेरी बेरी रोग हो गया, यानी विटामिन B1 की कमी हो गई, तो उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकती यानी कि मसल्स संकुचन नहीं कर सकती। और आपको पता है कि मसल्स संकुचन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो मैसेज है वो ब्रेन तक नहीं जा रहा, और मैसेज को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करती है? हमारी न्यूरॉन सेल करती है, हमारी तंत्रिका कोशिका करती है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम पूछ लिया जाए कि बेरी बेरी रोग में कौन सा तंत्र सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप क्या कहेंगे? नर्व सिस्टम। और अगर साथ में आपको दूसरा आंसर भी दिख सकता है, वो होता है मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मांसपेशीय जो तंत्र है, दोनों के दोनों तंत्र हैं वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? इफेक्टिव हो जाते हैं, और मांसपेशियों में संकुचन नहीं हो पाता। इसीलिए इसको कहा जाता है पैरालाइसिस इन मसल्स, मांसपेशियों का पैरालाइसिस। इस बेरी बेरी का दूसरा नाम ये भी हो सकता है मांसपेशियों का पैरालाइसिस, मांसपेशियों का पैरालाइसिस, यानी मांसपेशियों में क्या हो जाता है? पैरालाइसिस हो जाता है, मसल्स क्या हो जाती है? पैरालाइज्ड हो जाती है। मांसपेशियों में पैरालाइसिस हो जाता है, मांसपेशियां पैरालाइज्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि विटामिन B1 की कमी हो जाती है, और उसकी वजह से जो बेरी बेरी रोग होता है, इसमें क्या होती है? हमारी नर्व सेल, न्यूरॉन सेल क्या हो जाती है? डिसएक्टिव हो जाती है, काम नहीं कर पाती।